I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, today we are going to move towards the next topic, that is part 4 of the British conquest. एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, महाराजा रणजीत सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन. ऑब्वियसली अब इसके पहले वाला पार्ट में हमने ही कवर अप करके रखा हुआ है कि कैसे गुरु गोबिंद सिंह ऑनवर्ड बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि खालसा आर्मी का डेवलपमेंट हुआ था. देयर वर टोटल 12 मिसल्स जिसके अंडर पूरा सिख लैंड डेवलप्ड हुआ था. कुछ इंपॉर्टेंट मिसल्स की अगर बात करें तो सुकरेचिया मिसल वॉज देयर, भंगी मिसल वॉज देयर, एंड देयर आफ्टर वी कैन इवन टॉक अबाउट अदर मिसल जैसे हलुवालिया वॉज देयर, डोगरा मिसल वॉज ऑल्सो देयर. हाउएवर ये सारे ही मिसल महाराजा रणजीत सिंह के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए और द सरेंडर इन फ्रंट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह व्हेन ही हैड कैप्चर्ड लाहौर इन 1799 एंड देयर आफ्टर अमृतसर इन 1802. ये दोनों सिटीज़ कैप्चर करने की वजह से पॉलिटिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल अथॉरिटी महाराजा रणजीत सिंह के अंडर तो आ ही गई. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ विल लुक देन ऑब्वियसली अफगानियों के साथ भी महाराजा रणजीत सिंह के रिलेशन अच्छे ही थे. अंडर आफ्टर इवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ही महाराजा रणजीत सिंह जो है बाय एंड लार्ज सरेंडर कर चुके थे, तो उनका भी एक सपोर्ट था. तो इन दैट कैपेसिटी सारे ही इंपॉर्टेंट मिसल जो है ये महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आ चुके थे. एंड महाराजा रणजीत सिंह ने हमने देखा था कि धीरे धीरे करके एटलीस्ट पंजाब वाला लैंड अपने अंदर कंसोलिडेट कर दिया. ही हैड कैप्चर्ड मुल्तान, देयर आफ्टर कश्मीर एंड देयर आफ्टर पेशावर वाला एरिया. तो ऑब्वियसली व्हेन यू हैव इवन पंजाब अंडर यू तो इट इज़ अ वेरी वास्ट पॉसिबल टेरिटरी. और इसका एडमिनिस्ट्रेशन फिर आपने कैसे किया तो उसके ऊपर भी हम लोगों को बातें करनी पड़ेगी. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स नाउ कि एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह कैसे डेवलप हुआ. बट अगेन जाने से पहले यू विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी एज वेल एज क्रक्स मटेरियल ऑन दी टेलीग्राम चैनल ऑफ आस. एंड अगर आपको कोई डाउट रहेंगे तो वी हैव द इंस्टाग्राम चैनल वेयर बाय यू कैन आस्क मी योर डाउट्स डायरेक्टली. I'll definitely take care of it. So let's move forward to the administration of महाराजा रंजीत सिंह. Obviously सबसे पहला वाला पॉइंट जो है महाराजा रंजीत सिंह के एडमिनिस्ट्रेशन का, इट इज़ बेसिकली ही वॉज अ बेनेवोलेंट डिस्पोट. बेनेवोलेंट डिस्पोट का मतलब क्या होता है कि ही वॉज अ मोनार्कियल पर्सन एंड इन दैट कैपेसिटी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड thereafter judicial power were concentrated in his hand. But at the same time he utilized this power not only for the absoluteness in our country or in their country we can say, but also for the benefit of the people. तो बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की के कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, बट एब्सोल्यूट मोनार्की हमेशा लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करके पैसा कमाती है. बट यहाँ पे ये लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करने के साथ साथ लोगों के वेलफेयर की बातें जो है वो भी महाराजा रणजीत सिंह ने करके रखी हुई थी. और वो कैसे करके रखी थी कि ऑन वन हैंड इन्होंने हैवी टैक्सेशन लगा दिए, बट एट द सेम टाइम इफ़ एनी पर्टिकुलर पर्सन गोज टू महाराजा रणजीत सिंह विद देयर ग्रीवेंसेस देन उनके ग्रीवेंसेस जो है सॉर्ट आउट किए जाते थे. कभी एडवांस में लोन चाहिए तो वो भी मिलेगा. देयर आफ्टर कोई भी एरिया में जाएंगे तो एट्रॉसिटी कैरी आउट नहीं करेंगे. एंड सोल्जर को भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे के रखा था कि वेन एवर दे आर मार्चिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्टैंडिंग क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना है. तो ये सारे बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म के पॉइंट रहे हैं. ऑब्वियसली ही ऑलवेज एक्टेड एज अ सर्वेंट ऑफ खालसा. उन्होंने अपने गवर्नमेंट जो है बेसिकली उसको सरकार एक खालसा जी का नाम भी दे के रखा हुआ था. एंड इनके कॉइन जो है वो धर्म के नाम पे ही निकलते थे, दैट इज़ गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह जी. अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप वॉज नो लॉन्गर देयर. बट इवन दो इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप वॉज नो लॉन्गर देयर, जिसके हाथ में अमृतसर एंड लाहौर जैसी सिटीज़ हैं, ये ऑटोमेटिकली बिकम्स मीरी पीरी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन, दैट इज़ सिख रिलीजन. अगर आपको याद रहेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ मीरी, इंस्टीट्यूशन ऑफ पीरी हम पहले ही देख चुके. पीर मतलब बेसिकली स्पिरिचुअल अथॉरिटी, मीर का मतलब होता है पॉलिटिकल अथॉरिटी जो गुरुओं ने अपने अंडर लेके रखी हुई थी. ऑब्वियसली आफ्टर 10th गुरु इंस्टीट्यूशन वाज एंडेड, बट फिर भी अब जिस बंदे के हाथ में अमृतसर भी है, लाहौर भी है, ही ऑटोमेटिकली अज्यूम बोथ द पावर्स इन हिमसेल्फ. एंड दैट्स व्हाई उन्होंने अपने आप को खालसा का सर्वन भी बता के रखा था, गवर्नमेंट को सरकार एक खालसा भी बोल के रखा था. एंड एट द सेम टाइम उन्होंने कॉइन जो है गुरुओं के नाम पे इशू करके रखे थे. इट वाज वन ऑफ हिज वे टू शो टू पीपल कि जो पोजीशन एक ज़माने में गुरुओं की थी अब बाय एंड लार्ज वही पोजीशन उनकी है, बस गुरु का नाम या फिर टाइटल जो है उन्होंने नहीं लेके रखा हुआ था. बट इसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि ही वॉज बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग बोथ पॉलिटिकल टैक्सेस मतलब लैंड रेवेन्यू एंड ट्रस्ट ऑफ द रेवेन्यू एज वेल एज स्पिरिचुअल टैक्सेस, दैट इज़ दासवंद, जो हमने पहले ही देख के रखा था कि इट वॉज 10% ऑफ द टोटल अर्निंग ऑफ द पॉपुलेशन. तो इसकी वजह से टैक्सेशन रेजिम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह का हमेशा से हैवी रहा है.
ये हम पहले भी देख चुके हैं एंड इट इज़ बेस, आई होप अब अपने एंशिएंट से लेकर अब तक ये चीज़ें पढ़ के रखी हुई है कि कोई भी गवर्नमेंट जो बैठता है उनके लिए टैक्सेशन ही हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, रेवेन्यू बहुत मैटर करता है कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, उसी के ऊपर सारी चीज़ें जो निर्भर रहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन निर्भर रहता था एंड दैट्स व्हाई रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलमार्क। रणजीत सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन वाज नो डिफरेंस टू इट। इन्होंने अपना एक सेपरेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बना के रखा हुआ था। ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन जो है ये मुगलों से इंस्पायर थी। इनफैक्ट महाराजा रणजीत सिंह के कोर्ट में भी एक वजीर हुआ करता था एंड ये वजीर वाला पोजीशन कहाँ से आया, मुगलों से आया। तो एक हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स इनके ऊपर पड़ा हुआ है। एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग किंगडम की बात करें तो अगेन मुगलों का ही यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाई दिया कि प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कुछ नाम याद रखने हैं कि प्रोविंस जो है बेसिकली निज़ाम के अंडर रहेगा, नाजिम के अंडर रहेगा। जो डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा वो बेसिकली करदार नाम के एक ऑफिसर के अंडर रहेगा। एंड देयर आफ्टर लोकल लेवल पे पंचायत जो है वही फंक्शंस करेगी। ऑब्वियसली लोकल लेवल पे पंचायत वाला फंक्शन जो इवन मुगलों के अंडर भी ट्रेस किया गया है, मुगलों का जो लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो परगना है एंड परगना के नीचे हम लोगों को विलेज दिखाई देता है। तो विलेज लेवल पे पंचायत सिस्टम इज बेसिकली एज ओल्ड सिस्टम इन इंडिया। यानी पंचायत मतलब कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं हुआ करती थी, विलेज एल्डर एक साथ आते थे और विलेज एल्डर अपने गांव के डिसीजन लिया करते थे एंड इन दैट कैपेसिटी पॉलिटिकल, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ दैट विलेज ऑलवेज रेस्टेड विद दिस पंचायत विच वॉज नॉट अ इलेक्टेड बॉडी। सारे एल्डर एक साथ आएंगे एंड कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग जो इसके ऊपर अल्टीमेटली की जाएगी। तो दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह कि विलेज लेवल पे हमको पंचायत दिखाई दी है, देयर आफ्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करदार दिखाई दिया है, प्रोविंस लेवल पे नाजिम दिखाई दिया है विच इज़ बाय एंड लार्ज निज़ाम ओनली। एंड इनके ऊपर अल्टीमेटली फिर महाराजा रणजीत सिंह ने देयर वाज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी अपने अंडर लेके रखा हुआ था। एज अ पॉलिटिकल अथॉरिटी ही वॉज एक्सट्रैक्टिंग लैंड रेवेन्यू, एज अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑल्सो ही वॉज एक्सट्रैक्टिंग दासवन एंड फॉर दैट पर्पज इन्होंने कॉइन्स जो है वो गुरुओं के नाम पे भी इशू करके रखे हुए थे एंड देयर आफ्टर खुद के सरकार को सरकार एक खालसा जी भी बेसिकली बोल के रखा हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के जिसके ऊपर आपको ओवरऑल आइडिया होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ऑब्वियसली द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू हमेशा से बाय द टाइम पीरियड ऑफ द मॉडर्न इंडिया ना, अभी बाय एंड लार्ज मॉडर्न इंडिया में आ चुके 19th सेंचुरी चल रहा है, तो हमने देखा था कि 33 से लेके 50% के बीच में रहा है। मुगलों के अंडर टुवर्ड्स द एंड दैट इज बाय द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब, जब अग्रेरियन क्राइसिस हुआ था तब मुगलों का जो लैंड टैक्स है वो 40% के अराउंड हमको दिखाई देता है। एंड ऑब्वियस अब औरंगजेब जा चुका है, इंडिया के अग्रेरियन क्राइसिस आ चुके हैं जिसके ऊपर हमको लेटर ऑन पढ़ना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर 1760s ऑनवर्ड इंडिया में फेमाइन कैसे डेवलप्ड हुए। तो दैट्स अ लैंड टैक्स वाज ऑलवेज हैवी। लैंड टैक्स जो है बेसिकली ये हैवी करने के पीछे का पर्पस वही था बिकॉज ये लैंड टैक्स एक तो कैश में कंसिडर किया जाएगा या फिर काइंड में लिया जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप लैंड टैक्स लगाओगे उतना ज़्यादा फूड क्रॉप जो है वो पीजेंट से, फार्मर से स्टेट के पास आएगा एंड यू कैन डील विद द रिकरेंट फेमाइन वाला सिचुएशन। महाराजा रणजीत सिंह ने भी अल्टीमेटली वही किया, इनका भी लैंड टैक्स जो है 33 to 40% था। इसके साथ साथ इसके ऊपर इन्होंने दासवन भी लगा के रखा था। तो एट एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम ये टैक्सेशन 33 to 40% भले ही रहेगा, बट व्हेन इट कम टू द ग्राउंड लेवल इट वाज मोर देन 60 to 70%। एंड दैट्स व्हाई सर लेपल ग्रिफिन जो लेटर ऑन पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर बने, उन्होंने कमेंट भी करके रखा हुआ था कि महाराजा स्क्वीज आउट ऑफ द अनहैप्पी पीजन एवरी रूपी दैट ही कुड मेड टू डिसगॉज बट टू केयर नॉट टू किल द गूज दैट ले गोल्डन एग। तो मतलब महाराजा ने एकदम थोरो पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन पीजन का करके रखा हुआ था, बट एट द सेम टाइम बेनेवोलेंट डिस्पोजन भी था, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म भी था, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द पीजेंट्री भी थी, दैट इज नॉट टू किल द गूज दैट ले द गोल्डन एग। मतलब पैसा जिनसे आ रहा है पीजन से, उनको बेसिकली मारेंगे भी नहीं। तो ये वाला एंगल जो है इसको आप बोलोगे बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म, जिसकी बात हमने करके रखी है। प्रॉब्लम इंडिया में हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को हुआ है। वी विल नॉट ब्लेम ओनली महाराजा फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। हमने देखा था ये प्रॉब्लम शिवाजी महाराज को भी हुआ, ये सेम प्रॉब्लम जो पेशवास को भी हुआ कि अल्टीमेटली अपने एरिया के पीजेंट उनका एक्सप्लॉयटेशन जब तक नहीं करेंगे पैसा नहीं आने वाला है। अल्टीमेटली विल लीव अ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू से ही पैसा आएगा एंड अल्टीमेटली लैंड रेवेन्यू जो है बेसिकली बहुत ही हैवी इंडिया में हमेशा से ट्रेडिशनल लेवल पे रहे हैं। तो इन दैट कैपेसिटी पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन इज वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द मोनार्की
एंड यही चीज़ अवॉइड करने के लिए फिर मराठास ने अपने चौथे एंड सरदेशमुखी तो डेवलप करके रखे थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम उसके वजह से डबल लॉस मराठास का हुआ, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। महाराजा रंजीत सिंह के लिए ऐसा कोई एस्पेक्ट था ही नहीं। महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी खालसा थी, और खालसा में हमने पहले ही देख के रखा था कि अमृत पहुल सेरेमनी आपके ऊपर अगर हुई है तो यू आर मेंबर ऑफ द सिख कम्युनिटी एज वेल एज खालसा। तो रिलीजन का हर एक बंदा सोल्जर है यहाँ पे, एंड इन दैट कैपेसिटी सभी के ऊपर इक्वल टैक्सेशन भी लगेंगे, एंड सभी के ऊपर जो स्पिरिचुअल एज वेल एज पॉलिटिकल टैक्सेशन भी लगेंगे। तो जो प्रॉब्लम मराठास को था कि उनका जो बैकबोन ऑफ आर्मी वो पीजेंट से आता था, वो प्रॉब्लम महाराजा के लिए नहीं था, एंड महाराजा कुड कैरी आउट दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी। फर्दर एडवांटेजियस वॉज कि फर्टाइल प्लेन ऑफ द इंडस वैली, जो अगेन मराठास के पास नहीं था। कि मराठास का अगर हम देखें एरिया जो है पूरा एरिड एरिया था, जिसके ऊपर हमने पहले अब इलेबोरेटली बातें करके रखी है। तो क्यूमुलेटिवली लैंड रेवेन्यू रेजिम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी एज कम्पेयर टू मराठास, इट वॉज टेंटामाउंट टू दैट ऑफ मुगल। देर आफ्टर जस्टिस की अगर बात करें तो अगेन बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1810, 1820, 1830 ब्रिटिशर्स का जस्टिस सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया में डेवलप्ड हो चुका था। ब्रिटिशर्स का जस्टिस सिस्टम मतलब क्या है, तो इसके ऊपर लेटर ऑन बात करेंगे, बट 1784 के अराउंड ब्रिटिशर्स ने कोड ऑफ गेंटू लॉ नाम का एक बुक लाया था, जिसकी वजह से कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हुआ। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, बिकॉज जब आपके पास एक बुक रहता है जिसमें आपके पास सारे ही क्रिमिनल लॉज होते हैं, तो लोगों को भी ये चीज़ पता चलती है कि कौन सा चीज़ गुनाह है, कौन सा चीज़ नहीं है। अगर आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया तो आपको सज़ा क्या हो सकती है। तो एक कोड ऑफ गेंटू लॉ चला ब्रिटिशर्स के अंडर, जो लेटर ऑन इंडियन पीनल कोड में रिप्लेस हुआ। जब कोडिफिकेशन ऑफ लॉ होता है तो ऑटोमेटिकली क्राइम रेट जो सोसाइटी का कम होता है, एंड सोसाइटी में जो राइट्स होते हैं ऑफ द क्रिमिनल वो भी डिफेंड किए जाते हैं, स्टेट के राइट कम किए जाते हैं। कि मतलब अब राजा डिसाइड नहीं करेगा कि क्या पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट बुक में लिख के रखी हुई है। देयर आफ्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1792-93 में, जब कॉर्नवालिस इंडिया में था, जिनके ऊपर लेटर ऑन पढ़ना ही है, हमने तो अभी बस बेस देखा था कि कॉर्नवालिस को इंडिया में क्यों भेजा गया है। तो कॉर्नवालिस ने एक इलेबोरेट जुडिशियल सिस्टम इंडिया में डेवलप करके रखी थी कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे मुंसिफ कोर्ट रहेगा, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार रहेगा, उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, इनके ऊपर प्रोविंशियल कोर्ट रहेगा, इनके ऊपर अल्टीमेटली फिर सदर दीवानी, सदर निज़ामी अदालत रहेगी, और उनके ऊपर अल्टीमेटली किंग इन काउंसिल मतलब लंदन का कोर्ट रहेगा। तो एक इलेबोरेट हायरार्की इंडिया में डेवलप ब्रिटिशर्स ने करवा के रखी थी। इन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज करवा के रखे थे, जिसकी वजह से जुडिशियल रिफॉर्म एंड रूल ऑफ लॉ वाला कंसेप्ट इंडिया में आया था। अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में था, खालिस्तान में नहीं था, लैंड ऑफ खालसा में नहीं था, महाराजा रंजीत सिंह के अंडर नहीं था। तो महाराजा रंजीत सिंह की सिस्टम वॉज बाय एंड लार्ज मुगलों के हिसाब से ही चलती थी। देयर वॉज नो हायरार्की, लोकल लेवल पे पंचायत डिसीजन लेगी। इफ़ यू कैन अफोर्ड देन यू कैन गो टू अदालत आला, जो कहाँ पर है तो लाहौर में। लाहौर वॉज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, तो बेसिकली वहाँ पे आप जा सकते हो। तो अदालत आला जो है बेसिकली ये सबसे ऊपर रहेगी, उसके ऊपर फिर नीचे प्रोविंशियल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड आफ्टर फिर विलेज लेवल कोर्ट। बट ये हायरार्की नहीं थी, हर एक लेवल पे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास जुडिशियल पावर हुआ करती थी। देयर वाज नो हायरार्की, मतलब बेसिकली इट इज़ नॉट योर राइट कि पंचायत का डिसीजन आप ऊपर जाके चैलेंज कर सकते हो। एट द मोस्ट यू कैन गो एंड रिक्वेस्ट कि माए बाप कर लो, जस्टिस दे दो, बट ऑब्वियसली वो देना है नहीं देना है वो एक तो करदार, निज़ाम, या फिर महाराजा रंजीत सिंह हु वाज द फाउंटेन हेड ऑफ द जस्टिस या फिर सुप्रीम अथॉरिटी, उन्हीं के ऊपर जो है डिपेंडेंट था। एंड देयर आफ्टर जो प्रॉब्लम इस्लामिक रिलीजन का था वही प्रॉब्लम सिख रिलीजन में भी आ चुका था। ये सेम प्रॉब्लम हिंदू रिलीजन में भी है। हिंदू रिलीजन में अगर एक ब्राह्मण और एक वैश्य या फिर शूद्र ये अगर बेसिकली क्या है एक्यूज्ड है, तो उसमें ऑब्वियसली फिर ब्राह्मण को छोड़ दिया जाएगा, बिकॉज उसके पुण्य अच्छे हैं, उसने अच्छे काम किए हैं पिछले जन्म में और ये जन्म में भी। एंड देयर आफ्टर वैश्य शूद्र उसके पुण्य ही खराब है, उसने पिछले जन्म में बुरे काम किए, इसके लिए वो वैश्य शूद्र बना है, तो उसको जो है बेसिकली क्रिमिनल माना जाएगा। तो ये वर्ण बेस्ड जस्टिस सिस्टम है जो हम एंशियंट इंडिया से ही देखे हैं कि आचार्य चाणक्य के अंडर या फिर उनके ऑनवर्ड कैसे डेवलप्ड हुई है। तो यहाँ पे भी हमको वही दिखाई देता है कि वो वाली सिस्टम, वैसे इस्लामिक लोगों में जो ब्लड मनी चलता था जिसके ऊपर मिडिल इंडिया में हमने बात करके रखी थी, वही ब्लड मनी यहाँ पे दिखाई दिया है कि कितना भी हाईनेस क्राइम आपका क्यों ना हो, बट अल्टीमेटली इफ़ यू आर रेडी टू पे द इक्विवेलेंट अमाउंट देन आपको पर्टिकुलर क्राइम से बरी किया जाता था। तो बेसिकली जुडिशरी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ रेवेन्यू फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द जस्टिस सिस्टम महाराजा रंजीत सिंह के अंडर रहा है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट वन, दैट इज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन।
कि अगर महाराजा रंजीत सिंह की बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह का जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। महाराजा रंजीत सिंह ने 40,000 की स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करके रखी थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। एंड ये 40,000 की जो आर्मी है इनको मंथली पेमेंट भी दिया करते थे अंडर महादारी सिस्टम। महादारी सिस्टम मतलब मंथली पेमेंट आपको दिया जाएगा, विच वॉज अगेन एन ऑर्डिनरी सिस्टम इन इंडिया। हमने शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा है एंड मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी मैंने आपको इलेबोरेटली आइडिया देके रखी हुई है। तो एक स्टैंडिंग आर्मी जिनको मंथली कैश पेमेंट दिया जाएगा, ये ऑर्डिनरी एस्पेक्ट इंडिया में हो चुका था। महाराजा रंजीत सिंह ने उसी को फॉलो करके रखा हुआ था। तो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर बेसिकली महादारी सिस्टम थी और इन्होंने बाय द टाइम पीरियड ऑफ अब ऑब्वियसली 1810-20 की आप बातें कर रहे हो तो वेस्टर्न डिसिप्लिन, आर्टिलरी डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें भी सीख के रखी थी। अब ये भी कोई ऑर्डिनरी एस्पेक्ट नहीं बचा था। मैसूर के अंडर वेस्टर्न मिलिट्री एंड आफ्टर फिर मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो गई थी। मैसूर 1799 में ख़त्म हुआ। मराठास थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अपना एक आर्टिलरी लेके गए थे जो इब्राहिम गार्दी के अंडर था। गार्दी का मतलब गार्ड होता है, गार्ड, गॉर्डे, गॉर्डे बिकम गार्दी। ये वाले एंगल भी हम लोग अब बैटल ऑफ पानीपत में देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियरली शो करता है कि अभी ऑर्डिनरी एस्पेक्ट हो चुका था। तो दैट्स वाई दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि वाई महाराजा रंजीत सिंह वाज नॉट एबल टू टेक ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी हेड ऑन। कि जो डेवलपमेंट बाय एंड लार्ज महाराजा रंजीत सिंह के अंडर है वही डेवलपमेंट मैसूर में टीपू सुल्तान के अंडर था, मराठास के अंडर था, और बुरी तरीके से हारे थे वो लोग। दैट्स वाई महाराजा रंजीत सिंह डिसाइडेड नॉट टू गो अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फाइनली फिर 1809 में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। बट इसके साथ साथ अल्टीमेटली महाराजा रंजीत सिंह ने अपना एक नया आर्मी का यूनिट खड़ा करके रखा हुआ था विच वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट। बट जो मैंने आपको कल ही बताया था ये 1822 के बाद हुई चीज़ है। तो 1822 के बाद फाइनली महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी फौज खास बनाई थी। ये फौज खास जो है इसका एक्चुअल पर्पस क्या है? ऑब्वियसली स्पेशल फोर्सेस। एंड जो किसके अंडर डेवलप्ड हुई थी? वेंचुरा एंड अलार्ड, हु वर टू फ्रेंच मिलिट्री कमांडर। और इनके अंडर जो बेसिकली इन्होंने अपना जो यूनिट डेवलप करके रखा था फौज खास, दिस पर्टिकुलर फौज खास वॉज कंसिडर एज अ सेकेंड बेस्ट आर्मी इन एशिया। ऑब्वियसली फर्स्ट बेस्ट कौन सी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी। तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, बट अल्टीमेटली आर्मी डेवलप करके कोई फायदा था नहीं। ये फायदा क्यों नहीं था? बिकॉज फ्रेंच मिलिट्री कमांडर विल नॉट डाई फॉर यू, दे विल डाई फॉर देयर कंट्री फ्रांस, दे विल नॉट डाई फॉर यू। एंड ऑब्वियसली इन्होंने सिर्फ आर्मी डेवलप करके रखी थी बट बैटल खेलने से क्लियरली मना करके रखा था कि इन केस ऑफ द बैटल वी विल नॉट एंटर इनटू दैट बैटल बिकॉज अल्टीमेटली वी विल नॉट डाई फॉर यू, वी विल डाई फॉर आवर कंट्री। तो ये भी एक बेसिकली क्या रहा है, एक निगेटिव एंगल रहा है कि आपने डेवलपमेंट तो कर ली बट ऑब्वियसली वेंचुरा एंड अलार्ड ग्राउंड लेवल पे अगर बैटल आपके लिए खेलने आते थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, जिसके लिए वहाँ से हमेशा से रेजिस्टेंस हुआ है। ये सेम एंगल हम लोगों ने मैसूर में भी देखा था कि मैसूर की आर्मी या फिर इवन मराठास की आर्मी, इनको भी फ्रेंच लोगों ने सपोर्ट तो देके रखा था बट फॉर बैटल ये लोग कभी ग्राउंड में नहीं उतरते थे फॉर मराठास या फिर मैसूर। एंड उनका भी बराबर है, वो अपने कंट्री के लिए मरेंगे। वो इंडिया में आके फॉर अ मेगर अमाउंट ऑफ द मनी या फिर वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी मराठास एंड मैसूर के लिए अपनी जान थोड़ी ना देंगे। तो दैट इज समथिंग। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूरोपियंस कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ हिज डेथ 39 फॉरेन ऑफिसर जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के आर्मी में थे। एंड यही आर्मी को यूज़ करके महाराजा रंजीत सिंह ने फिर लोकल लेवल पे गोरखास, डोगरास, पेशावर, मुल्तान, पंजाब के सिंध वाले एरिया के नॉर्थन पार्ट में थोड़े बहुत इंकर्जन करके थोड़े बहुत सक्सेसेस जो है वो लेके भी रखे हुए थे। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट, दैट इज एस्टिमेट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। एज फार एज एस्टिमेट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इज कंसर्न, देन महाराजा रंजीत सिंह हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा जो है बेसिकली हम लोगों को महाराजा रंजीत सिंह के पॉलिटिक्स में बस झुकाव दिखाई देता है। इनके ऊपर एनके सिन्हा काफ़ी फेमस हिस्टोरियन रहे हैं सिख हिस्ट्री के ऊपर। उनका एक स्टेटमेंट है, द लास्ट डिकेड ऑफ हिज करियर रंजीत सिंह इज अ पैथेटिक फिगर, हेल्पलेस एंड इनर्ट। ही फियर्ड टू एक्सपोज किंगडम ही हैड क्रिएटेड टू द रिस्क ऑफ वॉर एंड चोज इंस्टेड द पॉलिसी ऑफ यील्डिंग एंड यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब होता है झुकना। कि अल्टीमेटली एनके सिन्हा का वही कहना है कि हम लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे महाराजा रंजीत सिंह को उतना हमको दिखाई देता है। इन्होंने तो सिर्फ लास्ट डिकेड के ऊपर ही स्टेटमेंट देके रखा है बट हिस्टोरियंस बाय एंड लार्ज कंक्लूड कि फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1806 जब लॉर्ड लेक का मिशन पंजाब में आया था वहीं से हम लोगों को महाराजा रंजीत सिंह के पॉलिसी में बेसिकली झुकाव दिखाई दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हम लोगों को दुश्मनी नहीं लेनी है। बट इन दैट कैपेसिटी इन्होंने क्या किया? इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली इन्होंने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर आफ्टर पंजाब, इनके बीच में एक साइंटिफिक फ्रंटियर तो इन्होंने मेंटेन की, बट ही क्रिएटेड अ हॉलो स्टेट. Ultimately, if there was any particular person who could have taken up British East India Company head on, then it was Maharaja Ranjit Singh himself, not his son. Ultimately, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ डीलिंग विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बच्चों के हाथ में दे दी, एंड वहीं पे सिख आर्मी एंड सिख लैंड जो है बेसिकली वॉज बाउंड टू पेरिश. एंड हुआ भी वही कि फाइनली 1839 में बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह डाइड, एंड 1839 में उनके जाने के बाद विद इन स्पैन ऑफ नेक्स्ट 9 ईयर दैट इज़ 1848 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को अनेक्स कर लिया. तो ये एक महाराजा रंजीत सिंह का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है दिया जाता है. इनके पॉजिटिव्स की अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव्स में अल्टीमेटली एटलीस्ट ही मेंटेन्ड इंडिपेंडेंस, ही क्रिएटेड वेस्टर्न मॉडल आर्मी, he created an old administrative machinery within India, he maintained that administrative machinery, and at least he gave hope कि इंडिया में कोई ना कोई तो एक बंदा है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड ऑन ले सकता है. बट ऑल दिस थिंग्स वे प्रूव्ड आउट टू बी अटरली यूजलेस और वर्थलेस जब अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके खिलाफ कुछ भी काम नहीं किया, डिस्पाइट नोइंग कि इंपीरियल एम्बिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, डिस्पाइट नोइंग कि आपके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आपके एरिया में कभी भी इनकर्जन कर सकता है. तो आपने बस रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों पे छोड़ी, एंड अल्टीमेटली बच्चे जो है बेसिकली दे प्रूव्ड आउट टू बी इनएफिशिएंट टू हैंडल ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी अब हम लोगों को लेटर ऑन बातें करनी है. बट दैट इज समथिंग दैट वी विल बी डूइंग टुमारो, अगले वाले सेशन में करेंगे. अगेन जाने से पहले गाइज, सिंस दिवाली इज नाउ गोइंग ऑन, तो फॉर दैट पर्पज वी हैव कम आउट विद द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट. अगेन द कोर्स विच आई एम लॉन्चिंग बेसिकली लॉन्च तो हो चुका है, बट इसका क्लोजिंग डेट जो इट विल बी ऑन द 16th of November. And as I have told you in the last videos also, this will be the last opportunity to join you this particular course guys, if you are preparing for 2024. We still have at least 2 से 3 महीने जिसमें we can salvage the history optional. इससे ज़्यादा डिले करोगे तो फिर अगले साल का अटेम्प्ट जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. Since I have myself scored 300+ marks in history optional, तो this particular course will give you maximum possible benefit. हम आपके प्राइमरी स्किल डेवलप करेंगे via lectures. 140 to 160 lectures will be there, and in these lectures I am going to discuss each and every aspect of ancient, medieval, modern India and modern world thoroughly. इसके साथ साथ you will also be having access to the test series. टेस्ट सीरीज जो है बेसिकली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे. इसके अलावा इफ़ यू वांट टू राइट डेली आंसर देन यू कैन राइट एंड सेंड इट टू मी, वी विल गेट देम इवैल्यूएटेड फॉर यू. एंड इसके अलावा आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू PYQ is discussion as well as PYQ के model answers from 2013 to 2023 के. So it is a very comprehensive course which has been designed specifically by me and taken specifically by me. So I hope to see you in the batches guys very soon. We will be closing the admission on 16th of November, and it is available at a very discountable price at 13,999 if you use my code SN Live. And again जाने से पहले ये जो PPT है, you will get the access to this PPT on the Telegram channel of us. Instagram के ऊपर you can send me your queries if you are having any. So thank you so much guys. Now next video जो है basically वो आएगा first as well as second Anglo-Sikh War के ऊपर. So that is something that we will be taking in the next session. But that will be in the next session. So thank you so much guys. I'll be stopping the session now. Thank you so much guys. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.